नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ध्यान रखें अब केवल 2 लाख सब्सक्राइबर्स बचे हैं 2 मिलियन में। आप करें सब्सक्राइब और करवाएं। तमिलनाडु की राजनीति में और यह समझिए कि दक्षिण भारत की राजनीति में एक बड़ी उथल पुथल हो गई है। जी हाँ, आपने ठीक समझा। मैं अन्नामलाई के इस्तीफे की ही बात कर रहा हूँ। अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और ये कहा है कि नया अध्यक्ष 9 अप्रैल तक कार्य ग्रहण कर लेगा। लेकिन यदि आपको याद हो तो इसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी, जब पलानीस्वामी मिलने गए थे अमित शाह से दिल्ली में और उनकी 2 घंटे से ऊपर की एक मुलाकात हुई थी। और यही नहीं, अमित शाह भी तमिलनाडु होकर आए हैं। तो तमिलनाडु पर फोकस आया है, ये तो निश्चित बात है। और तमिलनाडु पर फोकस इसलिए भी आया है क्योंकि तमिलनाडु में इस समय जो सरकार है, स्टालिन सरकार, वो लगभग देश विरोधी स्वरों में बोलने लगी है। हम ये नहीं कहते कि किसी देश विरोधी कृत्य को उन्होंने अंजाम दिया है, लेकिन जो उनका रेटरिक है वो पूर्णतः देश विरोधी है। यहाँ तक कि आप ये देखिए कि उन्होंने नीट से अपने आप को अलग करने के लिए एक लेजिस्लेशन पास करके और प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए ऊपर भिजवा दिया था कि साहब हम जो है वो नीट से अलग हो जाएंगे। क्यों भाई? वो प्रेसिडेंशियल एसेंट रिफ्यूज़ हो गई तो अब वो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। भाई अब क्या कर सकते हैं? क्योंकि जो कंकरेंट लिस्ट का कोई भी अगर लेजिस्लेशन है और उसमें फील्ड सेंट्रल लॉ से ऑक्यूपाइड है और आप यहाँ पर बदलना चाहते हैं तो आपको प्रेसिडेंट को भेजना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ने एसेंट रिफ्यूज़ कर दी, मामला ख़त्म हो गया। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो सनातन धर्म के बारे में किस तरह का रेटरिक कर रहे हैं। उन्होंने किस तरह से एक लैंग्वेज वॉर शुरू कर दिया है, किस तरह से जो है वो सेंट्रल की जो फंड्स आते हैं उसके बारे में बोलते रहते हैं, किस तरह से जो उनको ग्रांट्स मिलते हैं उसके लिए जो है वो सीधे कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो इस तरह का उन्होंने बिल्कुल एक देश के विरोध में ही एक हिसाब किताब अपना बना लिया है। साथ में ही ये भी सबको पता है कि साहब कि ये सरकार जो है ये बहुत ही अनपॉपुलर है। तमिलनाडु में ये सरकार बहुत ही अनपॉपुलर है। तो अब ये निर्णय ये करना था कि भाई ऐसा है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अकेले 11% और उनके अलायंस को लगभग 18% वोट आए थे और 20% वोट जो थे वो अन्ना डीएमके को अलग से आए थे और उनको अलायंस को थोड़े और मान लीजिए कोई 22-23% वोट आए थे। तो ये मिला के जो प्रतिशत बनता है वो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री दिलाने के लिए पर्याप्त है। ख़ास तौर से उस समय जब वहाँ पर विजय के रूप में एक तीसरा धड़ा और उत्पन्न हो गया है। क्योंकि ये जो विजय वाली जो पार्टी आई है ये करुणानिधि के वोटों में ही, यानी कि स्टालिन के वोटों में ही सेंध लगा रही है। क्योंकि ये एक लिबरल सेक्युलर क्रिश्चियन, विजय क्रिश्चियन है, तो ये लिबरल सेक्युलर क्रिश्चियन इवन इस्लामिस्ट इन सब में जो है वो काफ़ी अपना ग्राउंड गेन कर रही है। और लोगों को लग रहा है, जो लोग अक्सर पूछे हैं तो धरातल पर जनता बहुत ही परेशान है। किससे? डीएमके के करप्शन से। अन्नामलाई तो निश्चित रूप से देखिए उन्होंने तो अपना कद वहाँ पर बना लिया है। इस समय अन्नामलाई के टक्कर का और कोई नेता इस समय है नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि पूरे दक्षिण भारत में अन्नामलाई का एक अपना ही कद बन गया है। तो अन्नामलाई को तो रिहेबिलिटेट कर दिया जाएगा। अन्नामलाई को राज्यसभा से लाकर और सेंटर में यहाँ पर मंत्री पद इत्यादि दे दिया जाएगा और उनको जहाँ भी आवश्यकता होगी उनका उपयोग लिया जाएगा और वो जाकर उसका प्रचार प्रसार करते रहेंगे। क्योंकि उनमें एक बड़ी क्लैरिटी है। उनमें किस तरह की क्लैरिटी है आप देखें। आप यदि विवेक रामास्वामी को देखते हो अमेरिका में, तो जिस प्रकार की क्लैरिटी विवेक रामास्वामी के भाषणों में होती है उसी प्रकार की क्लैरिटी अन्नामलाई के भाषणों में, अन्नामलाई के वक्तव्यों में, अन्नामलाई के क्रियाकलापों में होती है। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन क्या इतना भर होने से पलानीस्वामी का रास्ता साफ हो जाएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं है।
क्योंकि पलानीस्वामी की शर्त थी कि भाई ये देखिए कि इन्होंने जयललिता के बारे में भी बहुत कुछ कहा है, वो अन्ना डीएमके का जो काडर है उसको कतई एक्सेप्ट नहीं है। तो यदि आप अन्नामलाई को अपना अध्यक्ष बनाए रखेंगे तो जो काडर है वो थोड़ा ठंडा रहेगा। बात एक्सेप्ट हो गई, लेकिन उसके बाद एक शर्त इधर से भी रखी गई है, वो ये कह गए कि भाई पलानीस्वामी ही नेता बने रहेंगे, ये कोई आवश्यकता नहीं है, ये कोई आवश्यक नहीं है। आपको सारे फैक्शंस को लेना पड़ेगा साथ में, यानी कि जो अलग सेक्शंस हो गए हैं, टीटीवी दिनकरन शशिकला ये एक फैक्शन है, और पनीर सेल्वम ओपीएस वो दूसरा फैक्शन है। तो इन सबको साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये तेवर कम्युनिटी जो उनका बहुत बड़ी कम्युनिटी है, लगभग ये माना जाता है कि सबसे बड़ी कम्युनिटी है तमिलनाडु की, तो उनको तो साथ में लेना ही पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक और भी फैक्टर आता था कि ये भी पलानीस्वामी भी गाउंडर है और अन्नामलाई भी गाउंडर है, तो दोनों नेता गाउंडर गाउंडर हो गए तो फिर बात नहीं बनती। तो अब ये देखा जा रहा है कि जो भी अध्यक्ष बनेगा वो संभवतः सेवर समाज से बनेगा, क्योंकि जितना भी आपके तमिलनाडु वाले और द्रविड़ आइडियोलॉग्स जितना भी कुछ कहे, जितना जातिवाद, जितना घोर जातिवाद आप तमिलनाडु में देखते हैं, वो उसका तो अंश मात्र भी आपको उत्तर प्रदेश में तो कम से कम नहीं मिलेगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई भी जाति जो है वो उसमें फिर भी एक तो 30% तक शरण उनमें होता है। यहाँ तो 2-4% भी नहीं होता है। जातियाँ जो है वो इतनी संगठित होकर अपने अपने लोगों को वोट देती हैं। हाँ, जब करप्शन ज़्यादा होता है तब वो थोड़ा सा विद्रोह टाइप का हो जाता है और फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। अब वही मामला इस समय है, ये करुणानिधि वगैरह जो है ये तेलुगु हैं, तो ये इनको तो तेलुगु वोट भी मिलता है। तेलुगु वोट के अलावा इनको क्रिश्चियन वोट मिलता है, जो लगभग 6% बताते हैं। 6% के अतिरिक्त तो उनके इन्फ्लुएंस भी हैं काफ़ी, तो वो क्रिश्चियन वोट मिलता है उनको, इस्लामी वोट मिलता है। इस्लामी वोट भी वहाँ लगभग 6% है, तो वो तो स्टार्ट ही 12% वोट से करते हैं। फिर उनको तेलुगु वोट मिलता है काफ़ी, और तेलुगु वोट के अलावा उनको SC/ST वोट, SC वोट काफ़ी मिलता है। ST तो वहाँ कम है, मिनिस्क्यूल ही है, लेकिन SC वोट भी काफ़ी उनको मिलता है। ये जयललिता वाली पूरी AIADMK यदि साथ आ जाती है, और वैसे ये जयललिता वाली जो DMK के बाकी लोग थे, यानी दिनकरन शशिकला और पनीर सेल्वम, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और अभी भी साथ में। लेकिन पलानीस्वामी मुख्यमंत्री बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, यह बात भारतीय जनता पार्टी, जो मेरी सूचना है, जो मेरे सोर्स बता रहे हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है नहीं, पलानीस्वामी का बड़ा विरोध है, काडर में भी विरोध है, और अगर किसी को बनाना है तो हमको पलानीस्वामी से आगे सोचना पड़ेगा। वैसे ये बताएं कि ये जो गाउंडर कम्युनिटी है ये सॉलिड ADMK वोटर बैंक है, वोट बैंक है पूरा का पूरा, और ये काफ़ी कुछ जो है वो सनातनी भी है, इसमें कन्वर्शन भी बहुत कम हुआ है। तो अब तेवर कम्युनिटी भी बड़ी ग्राउंडेड कम्युनिटी है, उसमें भी कन्वर्शन कम हुआ है, क्योंकि साउथ में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ये क्रिश्चियन कन्वर्शन जो है वो बड़ा रैम्पेंट रहा है। वो एक तरह की बिल्कुल महामारी बन गई थी। उस महामारी को टैकल करने में बाकी काफ़ी लोगों ने काम किया, सदगुरु ने बहुत बड़ा काम किया है वहाँ पर। और इस समय स्थिति ये है कि अब सनातन धर्म के प्रति काफ़ी कुछ लोगों में संवेदनाएँ आ गई हैं, और अन्नामलाई को अब सब जानने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अन्नामलाई ने गांव-गांव में पहुंचा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों की अब वहाँ सहानुभूति भी हो गई है। तो जो आगे की स्ट्रैटेजी है इसमें, ये ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी है वो है कि भाई तमिलनाडु को लिया जाए 2026 में, क्योंकि बिल्कुल अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दिख रही है।
तो इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दिया जाए। लोगों को ये ज़रूर ऑब्जेक्शन है कि साहब कि आपने अन्नामलाई के साथ धोखा कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, अन्नामलाई को कॉन्फिडेंस में लेके ही किया गया, और अन्नामलाई अभी बहुत यंग है, उनके सामने बहुत लंबा रास्ता पड़ा हुआ। आप ये देखें कि जब देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया था, तब भी लोगों ने कहा था कि साहब कि देवेंद्र फडणवीस के साथ धोखा हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखें कि देवेंद्र फडणवीस ने न केवल गेन किया, अब वो अनडिस्प्यूटेड नेता है महाराष्ट्र के। तो इसी तरह से अन्नामलाई को भी अंत में अनडिस्प्यूटेड नेता बनना है तमिलनाडु का। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए जो लॉन्ग टर्म है उसको थोड़ा सा किनारे किया गया है कि कम से कम पावर तो ले लें, और उसके बाद फिर अन्नामलाई तो एक जो उनकी काबिलियत है, जो उनकी योग्यता है, उससे वो तो फ्रंट में रहेंगे ही रहेंगे। फिलहाल वो नेशनल सीन पे रहेंगे, तो नेशनल सीन में भी पूरे साउथ इंडिया को एनर्जाइज करते रहेंगे। अब आप लोग टिप्पणी करके बताइए कि आप इस मूव को कैसे देखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।